चलिए जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री क्लास का समय हो चुका है और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मिडाइवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया एक अरब शासक के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कल के क्लास में मोहम्मद गजनवी तुर्क के शासक के बारे में। और उसी में मैंने कहा था कि अगला आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो होगा मोहम्मद गौरी के बारे में। सॉरी, कल तक हम लोग जो डिस्कशन किए थे वो था महमूद गजनवी के बारे में, और आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी। तो मध्यकालीन भारत में अपना टॉपिक डाल लीजिएगा, मोहम्मद गौरी। जिन्होंने भारत पर राज किया था 1175 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक। इसका शासनकाल था 1175 से 1206 ईस्वी तक। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। हेडलाइन डाल दीजिए, मोहम्मद गौरी, GHORI होना चाहिए, मोहम्मद गौरी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक तुर्क का शासक हुआ करता था, और टर्किश में ये संसबानी वंश का शासक हुआ करता था। ये संसबानी वंश के तुर्क का शासक हुआ करता था, लेकिन शासन किया करता था अफगानिस्तान के गजनी पर। और इस वक्त गजनी पर चल रहा था गौरवंश, और गजनवी का उद्देश्य भारत को लूटना और भारत में इस्लाम का प्रचार करना था। इनका यानी कल जो हम लोग पढ़ रहे थे महमूद गजनवी, उसका उद्देश्य था भारत को लूटना और भारत में इस्लाम का प्रचार करना। जबकि मोहम्मद गौरी का सोच यानी मोटिव था अपना शासन को फैलाना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और यही कारण हुआ जो पहला आक्रमण, फर्स्ट अटैक 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। तो 1175 में इसका फर्स्ट अटैक लिखिएगा मोहम्मद गौरी का ऑन मुल्तान। जैसा कि हम लोग जानते हैं मुल्तान अब पाकिस्तान में है, मुल्तान पर। तो 1175 में इसका पहला अटैक था मुल्तान पर, जो कि अब पाकिस्तान में है, और यही इसका फर्स्ट अटैक कहलाता है हिंदुस्तान पर। और मुल्तान के करमाथी मुसलमानों पर इन्होंने आक्रमण किया। उस समय मुल्तान पर था करमाथी मुस्लिम्स, वहां पर रहा करते थे करमाथी मुसलमान के समुदाय के लोग। लेकिन चूंकि इसने सुना था कि गजनवी ने
सोमनाथ मंदिर पर लूटा था और इसलिए अपनी सेना को गुजरात की तरफ बढ़ाकर ले चला सोमनाथ मंदिर को लूटने के उद्देश्य से। यानी कि मोहम्मद गौरी भी सोमनाथ मंदिर को लूटने के उद्देश्य से गुजरात की तरफ अपनी सेना को ले चला और 1178 ईस्वी में इन्होंने अटैक किया गुजरात पर। 1178 में he attacked on गुजरात। इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया और उस वक्त जिस वक्त की इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया, हिंदी में लिख लीजिएगा, जिस वक्त इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया उस वक्त वहां पर रूलर रूल किया करते थे मूलराज द्वितीय, यानी भीम सेकेंड के नाम से। उस वक्त यहां पर राज किया करते थे मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकेंड या भीम सेकेंड के नाम से। मूलराज द्वितीय या भीम सेकेंड के नाम से। तो उस वक्त गुजरात पर राज किया करते थे मूलराज द्वितीय या भीम सेकेंड। ये मूलराज द्वितीय वही भीम प्रथम के ही अगले ये जनरेशन के थे, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के शासक हुआ करते थे। चालुक्य वंश का शासक हुआ करता था, ये चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य वंश का यानी चालुक्य डायनेस्टी, ये चालुक्य वंश का शासक हुआ करता था। जब गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, ध्यान से सुनिएगा, तो मूलराज द्वितीय की सेना ने इस पर क्रॉस अटैक किया, वापस से हमला किया। क्योंकि मूलराज द्वितीय की सेना ज्यादा पावरफुल थी, ज्यादा ताकतवर थी, तो गौरी को अपनी सेना लेकर भागनी पड़ी, यानी उसे अपनी सेना को वापस ले जाना पड़ा। और सिंस, लिख लीजिएगा, मूलराज सेकेंड वाज मोर पावरफुल देन मोहम्मद गौरी, सो इन्होंने अपनी सेना को, मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को वापस ले लिया। लेकिन मूलराज द्वितीय ने इसका पीछा किया, भीम सेकेंड ने इसका पीछा किया और 1178 में मूलराज डिफीटेड मोहम्मद गौरी और 1178 में मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। डिफीटेड मोहम्मद गौरी। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया 1178 में इन माउंट आबू। मूलराज सेकेंड डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन माउंट आबू। राजस्थान में है माउंट आबू, इसी जगह लिख सकते हैं इन माउंट
आबू राजस्थान में है। राजस्थान याद रखिएगा 1178 में हुई थी, जिसमें कि मूलराज सेकंड ने डिफीट किया। मोहम्मद गौरी को मूलराज द्वितीय ने राजस्थान के माउंट आबू में जब पराजित किया, हराया, इसे मोहम्मद गौरी का प्रथम पराजय माना जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय हिंदुस्तान में कब हुई थी, तो 1178 में लिख दीजिएगा। फर्स्ट डिफीट इन इंडिया माना जाता है इसी हार को माना जाता है मोहम्मद गौरी की प्रथम हार। लेकिन मूलराज द्वितीय ने जब इन्हें पराजित करके किडनैप कर लिया, तो मूलराज द्वितीय की माता के कहने पर उनकी मां ने जब मूलराज सेकंड को यानी भीम सेकंड को आदेश दिया, तो माता के आदेश पर इन्होंने छोड़ दिया मोहम्मद गौरी को, तथा जब उन्हें छोड़ दिया गया तो वो भागकर गुजरात से उत्तर भारत की तरफ बढ़ चला। वह सिंध और कश्मीर पर अधिकार किया और 1179 में ही कनकर्ड सिंध एंड कश्मीर, और 1179 में इन्होंने सिंध व कश्मीर पर अधिकार किया। कॉन्कर्ड सिंध एंड कश्मीर कब? 1179 ईस्वी में 1179। उसी वक्त उत्तर भारत के दिल्ली, अजमेर, राजस्थान और सांभर, उस वक्त जिस वक्त की इन्होंने कश्मीर और सिंध पर अधिकार किया, उस वक्त उत्तर भारत के दिल्ली, इधर दूसरी तरफ अगर बात की जाए दिल्ली, अजमेर और सांभर पर अधिकार किया करता था। चौहान डायनेस्टी। चौहान वंश या चौहान डायनेस्टी उस वक्त दिल्ली, अजमेर और सांभर पर शासन किया करता था, जिसका कि राजा हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान डायनेस्टी का तीसरा शासक माना जाता है, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है राय पिथौरा। और इसका ही एक दरबारी कवि व मित्र हुआ करता था, जिसका नाम था चंद्रबरदाई। इसी का एक मित्र हुआ करता था, जो कि दरबारी कवि भी था, नाम था चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज चौहान का ही एक फ्रेंड हुआ करता था, दरबारी कवि हुआ करता था चंद्रबरदाई, जिन्होंने की एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो नामक। इसके द्वारा बुक लिखा गया था, याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। इसी बुक से साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पर बार बार आक्रमण करता था।
तो एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लीजिएगा। दिल्ली, अजमेर और सांभर पर उस वक्त राज चल रहा था चौहान वंश का, चौहान डायनेस्टी का, जिसका कि रूलर रूल किया करता था, रूलर हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का ही एक फ्रेंड यानी कि मित्र या दरबारी कवि हुआ करता था, जिसका कि नाम था चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी, पृथ्वीराज रासो। और इसी बुक से साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है, प्रमाण मिलता है कि बार बार आक्रमण करता था। और पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी, तो बार बार आक्रमण करने के बाद भी उसे हर बार हरा दिया करता था। और जैसे ही हराता था पृथ्वीराज चौहान, तुरंत माफी मांग लिया करता था मोहम्मद गौरी। हारते ही ये माफी मांग लेता। और पृथ्वीराज चौहान का दिल इतना बड़ा था कि वो हर बार उसे माफ कर दिया करता था। और 1191 में फिर हुआ। इसके बाद नोट कर लीजिएगा, इसके बाद ही एक 1191 में हुआ था एक युद्ध, जिसे कि हम लोग कहते हैं बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध लड़ी गई थी, जिसको कि हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा अगर कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब लड़ी गई थी, तो लिखिएगा 1191 में, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और चंद्रबरदाई कहते हैं, अगर चंद्रबरदाई का कहना सही है, तो चंद्रबरदाई कहते हैं कि 17वीं बार आमना सामना हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि प्रथम युद्ध था। चंद्रबरदाई का कहना है 17वां युद्ध था, और इतिहासकार का मानना है कि ये इसकी प्रथम युद्ध थी, पहली लड़ाई थी। तो अगर चंद्रबरदाई का कहना सही है, कथन सत्य है, तो इस युद्ध में गौरी को, मोहम्मद गौरी को हराया और उसने माफी मांगी और गजनी भाग गया। पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गौरी। लेकिन इसी समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गढ़वाल वंश का राजा राज किया करता था। एट द सेम टाइम, ध्यान से देखिएगा, इसी वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा था एक गढ़वाल वंश, गढ़वाल डायनेस्टी का। गढ़वाल वंश चल रहा था, जिसमें राजा जयचंद राज किया करते थे। कन्नौज उत्तर प्रदेश में, लिख लीजिएगा, कन्नौज उत्तर प्रदेश में चल रहा था गढ़वाल वंश, गढ़वाल डायनेस्टी, जिसमें राजा राज किया करते थे, रूलर हुआ करते थे राजा जयचंद, रूलर हुआ करते थे राजा जयचंद। गढ़वाल जयचंद, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और राजा जयचंद की ही एक पुत्री हुआ करती थी, जिसका नाम था संयोगिता। इन्हीं की एक डॉटर हुआ करती थी, जिसका नाम था संयोगिता।
संयोगिता। इसी संयोगिता से प्रेम किया करता था पृथ्वीराज चौहान। इसी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान प्रेम किया करता था, लेकिन नहीं चाहते थे तो राजा जयचंद, पिता को यह प्रेम पसंद नहीं थी। एक बार उसने, राजा जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर विवाह के लिए आयोजित किया जाता है, तो स्वयंवर आयोजित किया जिसमें कि बड़े बड़े राजाओं को पूरे देश से बुलाया गया, लेकिन नहीं बुलाया गया तो पृथ्वीराज चौहान को। इस बात से नाराज पृथ्वीराज ने भरी सभा से उसकी पुत्री को अगवा कर लिया और विवाह कर लिया संयोगिता से। इसी अपमान का बदला लेने के लिए, इस अपमान से बहुत ही नाराज राजा जयचंद ने एक कसम खाई कि मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी कर रहा था मोहम्मद गौरी, तो इसी का फायदा उठाया मोहम्मद गौरी ने और 1192 में लड़ी गई सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। इसके बाद चलो 1192 में लड़ी गई सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1192 ईस्वी में, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अगले ही साल लड़ा गया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड किल्ड देम। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया एंड किल देम, यानी उसकी हत्या कर दी। युद्ध में पराजित किया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में और इसको ही हराकर उसकी हत्या कर दी। तो 1192 में ही फाउंडेड मुस्लिम रूल इन इंडिया, और इसी वर्ष इन्होंने भारत में इस्लाम धर्म, मुस्लिम शासन की स्थापना की। यानी कि 1192 में ही इन्होंने क्या किया, he founded मुस्लिम रूल इन इंडिया। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की। लिखते चलिएगा। तो इसी वर्ष 1192 में ही इन्होंने मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टेबलाइज की, ही फाउंडेड मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की। और 1192 में, इसी वर्ष जिस वर्ष इन्होंने मुस्लिम शासन की स्थापना की, इसी वर्ष भारत आए एक प्रसिद्ध सूफी संत, इसको मैं मिटा दे रहा हूं,
इसी वर्ष यानी 1192 में भारत आए एक प्रसिद्ध सूफी संत जिसका नाम हुआ करता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भाई हम सभी जानते हैं 1192 में भारत आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो 1192 में ही एक प्रसिद्ध सूफी संत जो कि भारत आए जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इन्होंने अपना कॉटेज कुटिया बनाया अजमेर में। इन्होंने अपना कॉटेज यानी कि कुटिया बनाया कहां? अजमेर में। अजमेर में बनाया। यहीं इन्होंने सूफी मत की स्थापना की तथा यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहीं पर अपनी कुटिया बनवाए अजमेर में, और इन्होंने स्टेबलाइज्ड किया अजमेर में ही, स्टेबलाइज्ड इन अजमेर सूफिज्म। इन्होंने सूफिज्म की यानी कि सूफी मत की स्थापना की, सूफिज्म की स्थापना की। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहीं पर मृत्यु हो गई, और चूंकि उनकी मृत्यु यहीं पर हो गई तो इनका टॉम्ब भी कहां पर पाया जाता है? टॉम्ब भी इसका पाया जाता है कब्र दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से। हाँ, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी इसके बाद इनको दफनाया गया अजमेर में ही, और इनके ही दरगाह को हम लोग कहते हैं दरगाह अजमेर शरीफ, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही कब्र को कहा जाता है दरगाह अजमेर शरीफ, दरगाह अजमेर शरीफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही कब्र को हम लोग कहते हैं दरगाह अजमेर शरीफ। इधर मोहम्मद गौरी, ये याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले ही साल मोहम्मद गौरी ने 1193 में मेड हिज कैपिटल दिल्ली। 1193 में इधर इन्होंने मोहम्मद गौरी मेड हिज कैपिटल दिल्ली। इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कब? 1193 में, 1193 में। और चौहान से पहले, अब अगर बात करें कि दिल्ली की थोड़ी जानकारी ले ली जाए तो बात करते हैं हम लोग दिल्ली चौहानों से पहले तोमर वंश का हुआ करता था। मतलब दिल्ली पर चौहान से पहले तोमर वंश के शासक शासन किया करते थे, और तोमर के ही महान राजा जिसका नाम था, दिल्ली पर हुआ करता था चौहानों से पहले तोमर डायनेस्टी का, तोमर वंश का।
वंश का। और ये तोमर वंश पर उस समय राज किया करते थे अनंगपाल तोमर नाम से। इस तोमर डायनेस्टी पे रूल किया करते थे, रूलर थे अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर के नाम से। यही अनंगपाल तोमर के ही द्वारा इन द 11th century he founded दिल्ली। इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। मतलब 1193 में इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी दिल्ली की। लेकिन गौरी ने राजधानी बनाया 1193 में। मतलब 11th सेंचुरी में अनंगपाल तोमर के द्वारा बसाई गई थी दिल्ली, और इसके ही द्वारा 1193 में मोहम्मद गौरी के द्वारा बस बनाई गई दिल्ली को कैपिटल। तो याद रखिएगा, ये थी दिल्ली की छोटी सी जानकारी। और इसके बाद आगे जानते हैं, मोहम्मद गौरी ने तराइन के सेकेंड युद्ध में जो इतना बड़ा उलटफेर किया, इतनी बड़ी युद्ध को जो कि पृथ्वीराज चौहान से जीतना था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, जीत पाना मुश्किल था। तो इतना बड़ा जो उलटफेर किया गया कि चौहान डायनेस्टी के पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस षड्यंत्र में, इस उलटफेर में इन्हीं का ससुर, पृथ्वीराज चौहान का जो ससुर था, जिसकी की बेटी से जबरदस्ती विवाह कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने, कन्नौज का राजा जयचंद ने इसकी सहायता की, मोहम्मद गौरी की। और इसी की सहायता से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की इस लड़ाई में हार गया। लेकिन मोहम्मद गौरी को राजा जयचंद से कोई सहानुभूति नहीं थी, उनसे कोई मोह नहीं था। इसलिए अगले ही वर्ष यानी 1194 ईस्वी में 1194 में लड़ा गया चंदावर का युद्ध। लिखिएगा 1194 में एक प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ चंदावर के नाम से। चंदावर यानी चंदावर की लड़ाई जो लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद। भाई हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, मेडावल इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं तुर्क वंश के शासन के बारे में। तो और इस तुर्क वंश के शासन में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मोहम्मद गौरी का एकमात्र उद्देश्य है भारत में आने का, अपना साम्राज्य का विस्तार करना। तो इसका राजा जयचंद से कोई मोह नहीं था, और इन्होंने अगले ही वर्ष एक लड़ाई लड़ी जिसे कि चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी डिफीटेड राजा जयचंद एंड किल्ड देम। और इस युद्ध में उन्होंने राजा जयचंद को हराया और उसकी हत्या कर दी। तो कहानी सीख देने वाली है हमारे लिए। ध्यान से देखिएगा कि जिसका सपोर्ट मिलकर के, जिसके सपोर्ट के कारण भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, आज अगले ही वर्ष यानी एक साल के ही भीतर उसी के साथ लड़ाई लड़ी गई और मोहम्मद गौरी इसे पराजित करके इसकी हत्या कर दिया। चलिए जी, तो इस युद्ध में गौरी की मदद उसी के एक गुलाम ने किया जिसका नाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब ये जो बैटल ऑफ चंदावर लड़ा गया, इस युद्ध में इसी का एक स्लेव हुआ करता था, स्लेव गुलाम हुआ करता था, जिसने मोहम्मद गौरी की मदद की
जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसी का एक गुलाम हुआ करता था, स्लेव हुआ करता था मोहम्मद गौरी का, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने इसके बैटल ऑफ चंदावर में लड़ाई में इसकी मदद की और कन्नौज के राजा जयचंद की हत्या करवा दी गई। मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो इसके साथ आए थे हजारों गुलाम। याद रखिएगा, बहुत सारे स्लेव इसके साथ आए थे, जिसमें से कि खास हुआ करते थे 4 गुलाम। इसके साथ जब मोहम्मद गौरी भारत आया तो इसके साथ आए थे साथ में हजारों गुलाम स्लेव्स, जिसमें से मुख्य थे 4 गुलाम। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला ही गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा गुलाम हुआ करता था यल्दौज, तीसरा हुआ करता था कुबाचा, और चौथा हुआ करता था बख्तियार खिलजी। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यल्दौज, तीसरा कुबाचा, और चौथा गुलाम हुआ करता था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी मतलब पहला गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यल्दौज, तीसरा कुबाचा और चौथा बख्तियार खिलजी, जिसमें से कि प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसका ही गुलाम भी हुआ करता था और उसी का दामाद भी हुआ करता था और सबसे करीबी था कुतुबुद्दीन ऐबक। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के कारण युद्ध में विजय पाई, तो विजय युद्ध में जीत की खुशी में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति नियुक्त किया, सेनापति बना दिया, यानी आर्मी चीफ बना दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का दामाद भी हुआ करता था, गुलाम भी हुआ करता था और सबसे करीबी भी हुआ करता था, इसे ही बना दिया गया आर्मी चीफ। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में इन्होंने इसकी मदद की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में कैसे आ रहा है। चलिए जी, इसके बाद आगे जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को सेनापति नियुक्त कर दिया और वापस गजनी लौट गया मोहम्मद गौरी, और 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया। 1194 में ही। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। (1194) में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद का निर्माण करवाना शुरू किया भारत में। दो मस्जिदों का निर्माण शुरू किया, जिसको कि भारत की पहली मस्जिद भी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो भारत की पहली मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया, जिसका कि नाम था कुतुब उल इस्लाम। भारत की
पहली मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया शुड बी स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी का नाम हुआ करता था कुतुब उल इस्लाम। इसका नाम हुआ करता था इस मस्जिद का कुतुब उल इस्लाम मॉस्क्यू। ये दिल्ली में बनाया गया और इसी के द्वारा जो दूसरी मस्जिद का निर्माण किया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में बनवाया गया। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। और 1199 में भारत की सबसे ऊंची मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा सबसे ऊंची मीनार, जिसे कि हम लोग कहते हैं कुतुब मीनार, तो इसका कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया। तो 1199 में ही शुरू हुआ। 1199 में सबसे ऊंची मीनार, जिसको कहते हैं हम लोग कुतुब मीनार, इसका निर्माण शुरू करवाया गया। इसकी हाइट दी गई है, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है इस कुतुब मीनार की, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 72.5 टू 73 मीटर, सॉरी 72.5 मीटर टू 73 मीटर। कंफ्यूजन आता है, एग्जाम में पूछा जाएगा और हाइट दे दी जाएगी दोनों की दोनों, तो आपको पिक करना है 73 मीटर, और अगर 73 ना हो तब पिक करना है इसको। तो यानी कि ज्यादातर सही करेक्ट हाइट का अगर बात किया जाए तो 73 मीटर होगा। तो याद रखिएगा, ऐसे दोनों दिया रहेगा तो आपको ये पिक करना है, और नहीं तो ये पिक करना है। चलिए जी, तो इसकी हाइट है 72.5 मीटर या 73 मीटर। तो ये हाइट दी गई कुतुब मीनार की, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की सबसे ऊंची मीनार ही हम लोग कहते हैं कुतुब मीनार को। और इसे कंप्लीट करवाया गया उसी के एक गुलाम के द्वारा। एक्चुअली होता क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू तो करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट करवाया गया किसके द्वारा? तो एग्जाम में पूछा जाएगा, कुतुब मीनार कंप्लीटेड बाय इसी का एक गुलाम, और इसी का गुलाम और दामाद भी हुआ करता था, जिसका कि नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसी का एक गुलाम हुआ करता था, जो कि दामाद भी हुआ करता था, इल्तुतमिश। इसी के द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण को कंप्लीट करवाया गया। कब? 1229 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, 1199 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1229 ईस्वी में 1229
में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार ऑन 29। तो 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार बनकर तैयार हुआ। अब सवाल ये उठता है कि कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार किसके नाम पर पड़ा? आप सभी कमेंट करके पहले बताएं, और इसके बाद की जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे आप लोग सोच रहे होंगे, बिल्कुल, बल्कि ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक गुरु हुआ करते थे, जिसका नाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। तो इसका जो नाम है, कुतुब मीनार का नाम इसके ही एक गुरु, किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस गुरु का नाम क्या हुआ करता था? कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। तो इसी का नाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, जिसके नाम पर दिया गया कुतुब मीनार का नाम, इसी के नाम पर रखा गया है कुतुब मीनार का नाम। तो समझ में आ गया होगा कि कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं, उसके गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पे रखा गया है। यहां तक समझ में किसी को कोई कष्ट, कोई दिक्कत? और 1205 में मोहम्मद गौरी गजनी से हिंदुस्तान लौटा, मतलब वापस 1205 में भारत आया मोहम्मद गौरी, और 1 साल हिंदुस्तान में रहा, और फिर 1206 में इल्तुतमिश के साथ गजनी लौट रहा था, तो राजस्थान के पास जाटों से भिड़ंत हो गई और गर्दन पर तलवार लगने से घायल हो गया, बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसे कि बचाया इल्तुतमिश ने। जिसके बाद इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया गया, स्लेवरी से मुक्त कर दिया गया। ये जो जाट कम्युनिटी के लोग थे राजस्थान के पास जिससे भिड़ंत हुई, ये खोखर कम्युनिटी के जाट हुआ करते थे, याद रखिएगा। तो ये खोखर कम्युनिटी के जाटों से इनकी भिड़ंत हुई और गर्दन पर तलवार लग जाने से बुरी तरीके से जख्मी हो गया, लेकिन बचा लिया तो इल्तुतमिश ने उस वक्त, और वापस भगा ले गया गजनी। लेकिन मोहम्मद गौरी नहीं बचे और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो लिख लीजिएगा 1206 मोहम्मद गौरी डाइड, इसकी मृत्यु हो गई। और अब सवाल था कि मोहम्मद गौरी के हिंदुस्तान से गजनी तक के, यानी कि माफ कीजिएगा, गजनी से हिंदुस्तान तक के साम्राज्य का शासन कौन करेगा? इसकी मृत्यु के साथ ही एक सवाल पनपा कि अब इतने बड़े साम्राज्य पर कौन करेगा शासन। फिर साम्राज्यों का विभाजन किया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला हिंदुस्तान। हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी मृत्यु के बाद जो विभाजन किया गया साम्राज्यों का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया हिंदुस्तान। इन्होंने विभाजन में इन्हें दिया गया हिंदुस्तान, और यल्दौज को गजनी का गद्दी दिया गया। यल्दौज को
गजनी की गद्दी सौंपी गई। इसके बाद कुबाचा को दिया गया काबुल एंड कांधार। कुबाचा को सौंपा गया काबुल एंड कांधार। सवाल ये उठता है कि बख्तियार खिलजी को क्या मिला? तो बख्तियार खिलजी पहले ही जन्नत नसीर हो चुके थे, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। He was died during बंगाल मिशन। तो बख्तियार खिलजी पहले ही जन्नत नसीर हो चुके थे। बंगाल मिशन से लौटते वक्त बंगाल अभियान के दौरान वापस हो रहे थे, तो उसी समय इनकी मृत्यु हो चुकी थी हमला होने के कारण। तो ये तो पहले ही खत्म हो चुके थे। तो बचे 3, जिसमें हिंदुस्तान दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, गजनी दी गई यलदौज को, और काबुल एंड कांधार सौंपी गई कुबाचा को। तो ये कहानी थी हमारे मोहम्मद गौरी से रिलेटेड। और अब जो हम लोगों का अगला क्लास जो हम लोग कल पढ़ेंगे, ये स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत, जिसको कि हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो चलिए जी, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।